आप जाओ उसे आरसीएम का प्लान लेकर, तो मन में क्या आता है, ये ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, है ना लड्डू जी? नहीं करेगा। 3.25 लाख की सैलरी है, तो हमें क्या लगता है, ये क्यों करेगा आरसीएम, इसे क्या जरूरत है? क्योंकि हम इस गलत फहमी में हैं कि हमने जिस वजह से बिजनेस को किया है ना, दुनिया में सारे लोग इसी वजह से इस बिजनेस को करेंगे। ये पहला पॉइंट है जो आपका सीखने का। ऐसा होता ही नहीं। अगर 3.25 लाख रुपए की सैलरी वाला काम नहीं करता, तो प्रश्न नंबर 1, मैं भी 3.25 लाख उस समय के हिसाब से था, तो मैंने आरसीएम क्यों शुरू किया? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, मैं तो बेवकूफ था इसलिए कर लिया, लेकिन मेरी अपलाइन प्रहलाद राय सर, वो तो मेरे बॉस थे, उन्होंने क्यों शुरू किया? हो सकता है राम मिलाई जोड़ी, दोनों ही पागल हो, छोड़ो। उनकी अपलाइन बेरोजगार कारवां सर, जिनके पास उस समय तो कपड़े बनाने की फैक्ट्री होती थी, उन्होंने क्यों शुरू किया? ये तुम्हारी गलतफहमी है कि पैसों के लिए ही इस बिजनेस में लोग आएंगे। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि किस वजह से क्या होगा, तो तुम सबको एक जैसा ही प्लान समझाते हो। इसलिए तुम्हारी टीम में सारे लोग वैसे ही आते हैं जो तुम्हारी कैटेगरी के। और इस बिजनेस में बड़ा काम तब नहीं होगा, जब तक नहीं होगा, जब तक तुम्हारे जीवन के सारी कैटेगरी के लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते आशीष जी, लड्डू जी? क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमारी वजह से, हमने जैसे बिजनेस किया वैसे ही सब लोग करेंगे, जबकि ऐसा होता ही नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, हम हर व्यक्ति के पास जाते हैं और उनको आरसीएम का प्लान बताते हैं। भाई साहब, आरसीएम ये है, फलाना ठिकाना, और सर इसमें 18 रुपए किलो का नमक आता है। एक आदमी जिसकी सैलरी पहले ही 3.25 लाख रुपए पर मंथ है, वो जीवन में हर चीज टॉप की इस्तेमाल करता है, जिसको क्वालिटी पसंद है, जिसको कम रेट से ही नफरत है, उसको तुम कह रहे हो 18 रुपए किलो का नमक आता है। वो पहली लाइन सुनकर ही समझ जाता है कि ये मेरे कैटेगरी का आदमी ही है। फिर तुम्हारी उसे कोई बात समझ में ही नहीं। जिसके भी पास आते हो 9 रुपए का साबुन, अरे एक आदमी जो पहले सबसे धनाढ़ लोगों की सूची में शामिल है, जो 100 रुपए से नीचे का साबुन ही इस्तेमाल नहीं करता है, तुम उसे 9 रुपए से अट्रैक्ट करना चाहते हो। जिसको जो बताना है वो बता ही नहीं रहे, जिसको नहीं बताना है वो बताना है। कुछ लोग ऐसे भी, एक मजदूर है जो नींव खोद रहा है, और नींव से बाहर निकला पसीना पोंछते, छुई खड़ा हुआ, आपने बोला न्यूट्री चार्ज में जान डाल दे, खा दे। वो कहता है सर पहले रोटी खाऊं कि न्यूट्री चार्ज? अब जिसको बताना चाहिए नमक, उसको बता दिया न्यूट्री चार्ज, और जिसको बताना चाहिए न्यूट्री चार्ज, उसको बता रहे हैं नमक। अब तुम्हें ग्राहक को ढूंढने की प्रक्रिया का ही पता नहीं। और जब हम सही ग्राहकों के पास नहीं पहुंचते, तो समस्याएं चालू होती है। लोग कहते हैं ये महंगा है। महंगा सस्ता नहीं होता, ग्राहक महंगे और सस्ते होते। एक 4 लाख की कार आती है और एक 4 करोड़ की कार आती है, दोनों को ही कार ही कहते हैं। तो जो 4 करोड़ की ले नहीं सकता उसके लिए वो महंगी है, और जो 4 करोड़ की ले सकता है उसके लिए वो महंगी नहीं है। कार महंगी सस्ती नहीं है, औकात महंगी सस्ती होती है। और सही समय पर सही व्यक्ति के पास पहुंचोगे तो ही आपके रिजल्ट आएंगे। लेकिन हम हर व्यक्ति के सामने उल्टी पुल्टी बातें। एक आदमी जो बढ़िया अच्छी पोस्ट पर है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसको प्लान बताने गए, हम नमक से उसे आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, उसे आपको आकर्षित करना पड़ेगा दूसरे प्रोडक्टों से, जो जीवन को बदलने की बात करते हैं। और जब तक ये कला आपके अंदर नहीं है, तब तक आप केवल मेहनत करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। मैं इस बिजनेस में प्रोडक्ट की वजह से नहीं आया। आज एक बहुत जोरदार बात कर रहा हूं, संगीता मैडम बैठी है, पीके बाजी बैठे हैं, मैं बहुत जोरदार बात कर रहा हूं, उस बात को समझने की कोशिश करना कृष्णा है। अगर इस बिजनेस में प्रोडक्ट की वजह से आया होता ना, तो शायद इस बिजनेस में नहीं होता।
हमें प्रोडक्ट समझाया ही नहीं, हमें इस बिजनेस को समझाया गया। अगर प्रोडक्ट में होता तो रणजीत क्यों नहीं आता, मैं बताता हूं। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कपड़े बनाने की ही कंपनी, और इस बिजनेस का पहला प्रोडक्ट भी कपड़ा ही था। वो पेंट पीस लेकर आए थे, हम पेंट पीस पहले ही बेचते थे, और आरसीएम में जो पहला पेंट पीस 175 रुपए का आया था ना बीके पाल में, हम उसी पेंट पीस को मार्केट में 90 रुपए में खुद बेचते थे। अगर हमें कोई रेट से समझाता तो मैं इस बिजनेस में होता है। हमें कॉन्सेप्ट समझाया कि ये 90 रुपए का तुम्हें इसलिए मिल रहा है कि तुम भीलवाड़ा में हो, तुम मैन्युफैक्चरर को जानते हो। अगर ये कलकत्ता में बिकेगा तो 190 से नीचे का नहीं बिकेगा, और तुम्हें इन 20 के लोगों के मार्जिन को ही सेट करना। हमें इस बिजनेस का सिस्टम समझाया गया, तभी मुकेश कोठारी, फिरोजल करवा जी, बैराज राय सर, बीसी छाबड़ा जी ये हमारे बिजनेस में आए। अगर केवल पेंट पीस समझाते तो हम कहते कंपनी लूट रही है, डबल रेट में दे रही है, ऐसा कहते। हमें कॉन्सेप्ट समझाया। एक अमीर व्यक्ति को ये नहीं समझ में आएगा कि रेट कम है कि ज्यादा है। अमीर व्यक्तियों को डायरेक्ट सेलिंग इसमें समझ में आएगी कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ऐसी बातें होती है जो दुनिया के किसी बिजनेस में होती है। एक अमीर व्यक्ति के पास जाना और कहना, सर कोरोना में आपका क्या हाल चाल है? हाँ, तो भाई पूछूंगा, बड़ा बकवास हो गया था, सारा स्टॉक इकट्ठा हो गया था, माल बिक नहीं रहा था, उधारी आ नहीं रही थी, वो रोना चालू कर। तब आप उसे कहना कि सर हम तो जिस बिजनेस में है सर उसमें मजे थे, हमारा तो कोई टेंशन ही नहीं हुई। ओके, ऐसा कौन सा बिजनेस है? फिर तुम डायरेक्ट सेलिंग की बात करो, अब उसे समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग का फायदा है। एक प्रोफेशनल है, बड़ा इंजीनियर है, चार्टर्ड है, उसके पास जाओ और कहो कि सर बधाई हो, आप इतने बड़े पद पर पहुंच गए हैं, अब तो आपके बच्चे का भी कलेक्टर बनना फाइनल है। वो कहेगा चल की बातें करता है, बच्चा कैसे कलेक्टर बन जाएगा? ओ ऐसा नहीं होता आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर होता है। हमारे यहाँ पर कोई आदमी जहां पर पहुंच जाता है उसका बच्चा वहीं से स्टार्ट करता है। अब उसे आरसीएम का प्लान समझ में आएगा, उससे पहले नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो आदमी की जरूरत है उसी तक आपको पहुंचना। एक लेडीज है जिसका हस्बैंड पहले ही 2 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, तुम उसे साबुत समझा रहे हो? अरे इसके आत्म स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा। जाते ही कहना पड़ेगा, नमस्ते बाबू जी, आप शक्ल से बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं। अच्छा, खुश होगी वो, अच्छा पढ़े लिखे लग रहे हो? जरूर जरूर, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। हाँ मैं डबल एमए बीएड। और फिर तो गजब की नौकरी करते होंगे आप, कहीं के प्रिंसिपल होंगे। अगर कहा प्रिंसिपल, पिताजी ने शादी करा दी, शादी कराने के बाद बच्चे हो गए, अब रोना चालू करके देखिए, यहीं से बिजनेस रुकेगा। पिताजी ने शादी करा दी, फिर बच्चे हो गए, फिर इनका ट्रांसफर हो गया, फिर हम इसके साथ चले जाते थे, फिर माँ बाप बीमार हो गए, फिर हम रोना चाहते, रोने दीजिए। फिर आपको फिर से बोलना, ओ इतना बुरा हुआ आपके साथ। मेरे पास एक तरीका जिसमें आप घर पर रहते हुए, घर की जिम्मेदारी निभाते हुए, पति की सेवा करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, घर पर एक ऐसा कारोबार चालू कर सकते हैं जिसमें आपको घर से बाहर निकलने की बजाय आसपास की लेडीज को सिर्फ बता देंगे तो आपका काम चालू होगा, और इतनी इनकम आएगी कि तुम तुम्हारे को जो पति से बार बार 5,000 रुपए लेने पड़ते ना, वो लेने की बजाय अब पति को खर्ची देना चालू कर दो। ऐसा कैसे होता है? होता है, बताओ कहां, बताओ। अब प्लान चालू, क्योंकि आपने जीवन के पूरे संकट को समाधान कर, और जब तक हमें ये कला नहीं आती है तब तक हम कल दौड़ते हैं, भागते हैं, रिजल्ट। खैर सब कुछ ठीक था, फिर इस बिजनेस में क्यों आया? अब सेमिनार स्टार्ट हो आया है क्योंकि मेरे साथ घटना घटी। आप इस बात को मानते कि नहीं मानते मुझे पता नहीं, मैं आपको बताता हूं। ये पूरी दुनिया किस वजह से चल रही है? अल्लाह ताला भगवान की मेहरबानी से चल रही है, और भगवान अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ इस पूरी पृथ्वी से एक पत्ता भी हिलाया नहीं जा सकता। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं? पत्ता भी, दुनिया तो बहुत दूर की बात है, पत्ता भी हिल नहीं सकता, वो पहले लिखित में है उनके पास। जब भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता तो आपको 70 किलो के हैं, यहां कैसे आ?
अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से आए हैं तो फिर एक गलत फहमी के शिकार हैं। आज आप मर्जी से नहीं आए हैं, आपके माहौल का इस तरह से अल्लाह ताला भगवान ने निर्माण किया कि आज आपको यहां आना पड़ा। आए नहीं है, आना पड़ा। अगर ये भगवान चाहता था कि नहीं आए तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं आते। तुम जैसे घर से बाहर निकल रहे होते उसी समय तुम्हारा पड़ोसी टपक जाता, तुम आ सकते। आज भगवान ने नहीं करता है। अल्लाह चाहता था कि जा, जा, आज तेरे कोई विरोध पैदा नहीं करूंगा। वो चाहता था तो रास्ते में एक लंबा जाम लगवा कर तुम्हें रुकवा सकता था। वो चाहता था तो जीवन में कोई इमरजेंसी दे सकता था। आज उसने कहा कि जा, आज तेरा रास्ता खुला है। कुछ लोग को इसलिए आए होंगे कि दोस्त कई दिनों में तुम्हारे पास आकर तुम्हें यहां लेकर आया, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको झूठ बोलकर लाया गया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शक्ल से लग रहा है कि इनको किडनैप करके लाया गया। ये आना वाला नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान अल्लाह की ताकत के सामने सारे लोग थे, और जैसे तैसे करके आप यहां पर पहुंच गए। It is the gold plan. ये आपकी प्लानिंग, और जो इसकी प्लानिंग पर विश्वास करता है वो जीवन में कभी भी पीछे हट कर नहीं देगा। मेरे लिए क्या प्लानिंग थी? आप में से कोई इनवाइट कर दीजिए, आप मुझे करते हैं तो मैं जाता ही, क्योंकि मुझे क्या लगता है ये क्या बताएगा, मार्केटिंग मैनेजर, मुझे कुछ नहीं बता सकता। लेकिन भगवान को पता था कि ये छोटा मोटा पत्थर नहीं है, आसानी से हिलेगा नहीं, इसलिए उसने बड़ा इंतजाम किया। मेरे बॉस के दिमाग में पहले आरसीएम डाला। वो चाहता था तो किसी मजदूर के फुट में बेच सकता था, लेकिन भगवान को पता था नहीं, इसे लाना भी है, ये छोटे मोटे से आएगा नहीं। तो बॉस को पहले समझाया। बॉस लंच में मेरे पास आया। अगस्त 2000 का महीना, गर्मी तड़तड़ा से पड़ रही है, फुल उमस का माहौल, 48 डिग्री राजस्थान का टेम्परेचर। लंच करते ही बॉस मेरे पास आया। उसने मुझे बिजनेस बोला, अरे यार सैटरडे, कल संडे, क्या प्लानिंग है? जब हमें लगता है कि बॉस हमारे फेवर की बात करेगा तब तो हम कहते हैं फ्री है, और हमें लगता है कि अगर ये काम की बात करेगा तो हम कहते हैं बहुत बिजी। हिंदुस्तान में कोई बिजी नहीं है, कोई फ्री नहीं। ताश खेलने वाले से बोलो तो कहता टाइम नहीं है। और भयंकर रूप से बिजी आदमी को बोलो कि 1 लाख की लॉटरी खुल गई है, ट्रेडिंग के लिए तुझे जाना हो, टाइम अभी चल। टाइम वाइम होता नहीं है, एडजस्ट किया जाता है टाइम को। टाइम तो 24 घंटे होता है, उसको कैसे कम ज्यादा करोगे? वो तो 24 घंटे रहेगा जिंदगी में। बॉस ने मुझे कहा कल संडे है, क्या प्लान है? मैंने कहा सर एकदम फ्री। मुझे लगा कि संडे को तो बॉस भी फ्री रहना चाहता होगा, तो ये कुछ बताएगा नहीं, पार्टी सार्टी के लिए कुछ कह रहा होगा, तो फ्री बोलते हैं तभी इन्विटेशन देगा, अगर बिजी बोल देंगे तो इन्विटेशन भी नहीं देगा। मैंने कहा एकदम फ्री। अच्छा फ्री है तो सुबह 10 बजे मेरे घर पर आ जाना। नहीं सर, मेरे को एकदम याद आया, बीबी ने टाइम दे रखा 11 बजे। मैंने जुई स्टेटमेंट बदल दी। जुई मुझे लगा बॉस ने काम के लिए बुलाया है, तब मैंने कहा मैं बिजी। तो बॉस ने धीरे से कहा 1 घंटे में क्या हो जाएगा, दुनिया लूट जाएगी, कुछ नहीं होगा, आना है सुबह 10 बजे मेरे घर पर आना, अर्जेंट काम है, एक राय लेनी है तेरे से। इन्विटेशन बॉस को मना भी नहीं कर पाए। यहां पर भी कुछ लोग अपने दोस्त को आज मना नहीं कर पाए, घेर के लाया गया होगा। आप कई बार कोशिश कर चुके रास्ते में उतर नहीं पाए, आप पहुंच गए, फाइनली पहुंच। मेरे को भी घुमा फिरा के घर पे बुलाया गया। मैं घर पे जाकर बैठ गया। 10-15 लोग बैठे थे, नॉन एसी हॉल था, फुल पसीना हो रहा था। तभी 3-4 आदमी अंदर घुसे जो मेरी तरह सूट पहन रहे। मेरे को देखकर एकदम आश्चर्य में पड़ गया, ये कौन से प्रदेश के आदमी हैं, इनको इतनी गर्मी में सर्दी क्यों लग रही है, इन्होंने सूट क्यों पहना है? मैं ऐसे से सोच रहा। फिर मैंने कहा भाड़ में जाइए, आदमी सूट पहने की पजामा हमें क्या लेना देना, हमें तो 1 घंटे के लिए बुलाया है, 1 घंटा टाइम पास होते हैं रवाना हो जाए। तभी एक आदमी स्पोर्ट पैंट पहनकर सामने की तरफ आया और आते ही बोला, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है। मेरा दिमाग और खराब हो गया।
मैंने कहा बिजनेस जोश का भी होने लग गया। अब जोश का बिजनेस होगा तो जोश की पैकिंग कैसे करेंगे, तोलेंगे कैसे, हिसाब किताब कैसे होगा, कितने ग्राम जोश किसको दिया, हमें कैसे पता चलेगा। मैं टेंशन में आ गया, ये क्या उल्टे पुल्टे बिजनेस कर रहे हैं, जोश का भी कोई बिजनेस होगा। तभी दूसरा कार्टून आ गया। उसने कहा भाइयों ये जोश का बिजनेस है, इसके बजाओ ताली। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा भाई एक लाइन तो समझा दे कि किस लिए ताली बजानी। साला हमें बताया ही नहीं ताली किस बारे में बजानी, और ताली बजाएंगे, हम कोई ताली बजाने वाले हैं। और हमने एक ताली नहीं बजाई, एक ताली। यहाँ पर भी जो लोग ताली नहीं बजा रहे ना, वो मुझे मेरा भाई नजर आ। तुम भी मेरे भाई हो, मैं भी ताली नहीं बजा रहा, तुम भी ताली नहीं बजा रहे, तुम भी वहीं पर आओगे जहाँ पर मैं, क्योंकि मैंने भी ताली नहीं बजाई। ताली वाली कोई ताली नहीं बजाई। तभी तीसरा कार्टून आया। मेरे आने से पहले यहाँ पर कई तरह के कार्टून आए होंगे, ये प्रोसेस है, मतलब कोई बड़ी बात है। तीसरा कार्टून आया, उसने बातचीत चालू की। फिर चौथे कार्टून ने बातचीत चालू की। 1 घंटा तक कार्टून टक 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 खटाखट 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 करते हैं। 1 घंटे तक भगवान कसम एक लाइन भी समझ में नहीं आई कि करना क्या। अभी तक आपको भी समझ में नहीं आई होगी करना क्या है, मतलब सेम टू सेम। मेरी जगह तुम भी आ सकते हो, तुम्हें भी समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया, दोनों बराबर चल रहे हैं। बिल्कुल आपका स्कोर और मेरा स्कोर बराबर, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। 1 घंटे बाद सेमिनार खत्म, हमने घड़ी देखी और भागे कर तेज गति से भागे, रात गई बात गई, हम तो भूल ही गए। अगले दिन बॉस ने याद दिलाया। बॉस मेरे पास आया लंच में, उसने कहा कल तू मीटिंग में आया था, कैसा लगा। एकदम पुराना मंजर याद आ गया, साले बेवकूफों के खानदान पैदा हो गया। मंजर याद आया मन में, मैंने कहा यार साला पूरा 1 घंटा खराब किया बॉस ने मेरा। मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन उसने पूछा कैसा लगा। अब किसी की मेहनत हो, हमारे इंडिया के कल्चर में नहीं कि हम किसी की बुराई करें। कोई बुराई करते हैं किसी, जैसे आपकी एक सहेली है मेरी बहन, वो एक नई साड़ी लेकर आई। उस साड़ी को पहनने के बाद ऐसे लग रही कि ये डायर है, लेकिन फिर भी वो साड़ी पहनकर भी कहती है कैसी लग रही हूँ। क्या बोलते हो सच, सच बताना भगवान की कसम होगी। क्या बोलते हो, डायर लग रही साल से, साला कलर भी सूट नहीं हो रहा, फिर भी तुम क्या कहते हो एकदम जोरदार, एकदम बेस्ट, बहुत अच्छी लग रही है। तो रिकन्फर्म कर, रिकन्फर्म वास्तव में ये हुई। तो आप बहुत डबल झूठ बोलते हैं। आप क्या कहते हैं, मैं झूठ बोलती नहीं, तुम्हें पता है, मेरे को जानती हूँ, मेरी तारीफ सच्ची होती है, एकदम खाओ। ऐसा ही बोलते हैं। तो मेरे बॉस ने बोला कैसे लगा मीटिंग। इच्छा तो ऐसी होगी, कोई साधारण आदमी होता तो लकड़ी लेकर पीछे पड़ जाता उसके, सारा पूरा एक दिन खराब, 1 घंटा खराब कर दिया मेरा। लेकिन मैंने कहा बॉस धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा एक दिन पूरा सही कर दिया और बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो बॉस ने रिकन्फर्म किया, वास्तव में अच्छा लगा कि यूं ही। मैंने कहा बॉस आपको पता मैं झूठ बोलता ही, मुझे झूठ बोलने की जरूरत भी क्या, इंक्रीमेंट तो लग चुके और मुझे पता है कि इसे मस्का मेरे से नहीं होता सर, जो भी बोलता हूँ सचा होता हूँ और जीवन में वास्तव में कल मजा आया। बॉस ने कहा अगर मजा आ गया तो फिर 1500 रुपए दे। और बाप रे, मुझे क्या पता इसके बाद 1500 रुपए का मामला है। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 3 जोड़ी कपड़े कंपल्सन के साथ लेने पड़ते, 3 जोड़ी कपड़े मिलते ही। अब उसने मुझे 1500 रुपए ले लिए क्या अपने लूट लिए। 1500 रुपए ले लिए, मेरे को 3 जोड़ी कपड़े दे दिए, काले कलर का किट, उसके अंदर 3 जोड़ी कपड़े, और मैं लेके घर की तरफ रवाना हो। प्रॉब्लम 1500 रुपए की भी नहीं थी, प्रॉब्लम कपड़े की भी नहीं थी, प्रॉब्लम थी हमारी पत्नी की। हमारी पत्नी हमें बहुत परेशान करती थी, पूरे दिन भर कहती थी तुम तो बोले हो, तुम्हें कोई भी उल्लू बना देता है, कोई भी मूर्ख बना देता है। और आप सबकी पत्नी ऐसा ही कहती होगी। ये हिंदुस्तान की कॉमन चीज है। यहाँ पर सारी पत्नियां अपने पति को पागल समझती है, भोला समझती है। तो मेरी बहनों, तुम्हारा पति गुंडा है, गुंडा। आज आपको एक परिचय देता हूँ, ये कोई भोला वाला नहीं,
इसी तरह का कोई भोला वाला की बीमारी मत पाओ। लेकिन सारी पत्नियां ये तो हमारे बहुत भोले हैं, इनको कोई भी उल्लू बना देता है, ऐसा बोलती सारी पत्नियां। और एक बात कहूं, हिंदुस्तान की सारी बीवियां अपने पति को भोला समझती है और सारे पति अपनी पत्नी को पागल समझते हैं। ये पागल है, इसको क्या पता, अरे कैरेक्टर है वो, मोतियारी को भी चलाती है फिर भी उसका पति उसको पागल ही कहते। ये कॉमन चीज है, एक भोला कहती है, पागल कहती है, दुनियादारी इसी का नाम है, चलता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरी बीवी को अगर पता चल गया कि मैंने 1500 रुपए दिए और 3 जोड़ी कपड़े लिए हैं और किसी ने मुझे उल्लू बनाया है, तो मुझे जीने लायक नहीं रखी। इतने डायलॉग सुनाएगी कि मैं परेशान हो जाऊंगा। तो मैंने कसम खा ली कि मैं अपनी बीवी को नहीं बताऊंगा। मैं चुपके से घर में घुसने लगा, देखा कि बीवी झाड़ू लगा रही है, इधर उधर व्यस्त है। तो मैंने सोचा कि किट को पहले बाहर रख देते हैं, फिर मौका देखकर अंदर ले लेंगे, फिर अचानक उसी से पूछेंगे ये किट कहां से आई, ताकि इल्जाम हमारे ऊपर नहीं आए। तो मैंने क्या किया, वेंटिलेटर लगा हुआ था, इसे छज्जा लगा हुआ था खिड़की के ऊपर। मैंने कहा अभी किट को यहाँ रख देते हैं, फिर बाद में उठा लेंगे। तो मैंने निशाना लगाया और किट को ऊपर फेंका। वो किट मुझे वापस कभी मिली नहीं, क्योंकि जिसने किट को फेंकते हुए देखा वो उठा के लेकर भाग गया उस किट को, और ये मेरी आरसीएम की चोरी। लेकिन ये अल्लाह भगवान क्या चाहता है हमें पता ही। हम कितना उनसे हटने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे नजदीक उतना ही आ। हमने किट को फेंक दिया, किट को उठा के ले गया, हम भूल ही गए। लेकिन रोज अब मेरे बॉस ने मुझे परेशान करना चालू कर। हमने सोचा कि किट ले लिया, अब पिन छूट गया, लेकिन ये किट लेने से पिन नहीं छूटा था, गले में घंटी लग गई। अब हम परेशान होने लगे। अब बॉस पहले तो 2-4 दिन 5 दिन में एक बार मेरे पास आता था, अब रोज आने लगा और रोज डायलॉग बोलता था, मुकेश वो तुमने जो किट लिया ना वो छोटी मोटी किट नहीं है, उसे जीवन बदला जा सकता है, जीवन में आजादी हासिल की जा सकती है, रॉयल्टी प्राप्त की जा सकती है। और रोज डायलॉग बोल के जाता और लास्ट में कहता उसी की आज शाम को 6 बजे मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स में एक बड़े वक्ता आ रहे हैं जो उसके बारे में समझाएंगे। आज दोनों भाई चलेंगे, मैंने टिकट तुम्हारे लिए ले ली है, तुम भी चलना मैं भी चलूंगा, शाम को 6 बजे तैयार रहना, चलोगे? मनी मन सोच रहा था साला एक बार गया था तो 1500 रुपए लगे, दोबारा तेरा बाप भी बुलाएगा तो जाऊंगा नहीं। लेकिन मनी मन क्या कहता था, यस सर। जाना नहीं था फिर भी क्या कहते हैं, यस सर। तुमने भी आज कई लोगों को इनवाइट किया, यही बोला यस सर, आज आए। तुम बाहर वेट ही करते रहो, आएगा ही। यस सर, आओगे? यस सर। जाता ही नहीं। अगले दिन आके बोलता, अरे भाई तेरा मैं वेट करता रह गया यार, तू कल आया क्यों नहीं? मैंने कहा सर आना चाहता था, आने की 100% दिल में तमन्ना थी, लेकिन करता क्या, स्कूटर खराब हो गया। ऐसे बहाने बनाते क्यों बनाते तुम्हारे दोस्त, जब नहीं करना होता ऐसे बनाते। तो मेरा बॉस ना सीरियसली लेता, उसे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसे पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो सीरियसली लेता। क्या बोलता, स्कूटर खराब हो गया, क्या हुआ स्कूटर को, कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, ठीक तो हो गया, ज्यादा पैसे तो नहीं लगेगा। देख भाई मशीनरी है, कभी तुम्हारी खराब कभी मेरी खराब, इसमें तो तू क्या कर सकता, तेरे हाथ में है ही क्या। चल कोई बात नहीं, तू नहीं आया, मीटिंग तो आज भी है। वो नाराज ही नहीं होता किसी के ऊपर, और तुमको 3 बार मना करते तो सिर फोड़ देते हो। लेकिन वो इनवाइट ऐसे करता है कि जैसे उसे पता होता है, वो पूरा छुपाने की कोशिश करता है, जैसे कंप्लीट सेल्समैन के गुण थे उसके। मेरी बहनें जब साड़ी लेने जाती है ना, तो पूरी दुकान को ही कबूतर खाना बना देती है, ये लाओ वो लाओ, पिंक लाओ और लाइट लाओ, इससे भी और लाइट लाओ, स्लाइड सा लाइट लाओ। सारा उस सेल्समैन को इतना गुस्सा आ रहा था कि तो साला हथौड़ा हो ना तो इसके सिर पर मार दूं, इससे पिंक आता ही नहीं। लेकिन वो पूरा उछीन देती है, लेकिन फिर भी सेल्समैन के चेहरे पे आप देखा, बाबा जी अगली बार फिर आना, अंदर इधर सोच रहा आना मत, बाहर क्या बोल रहा और आना। कंप्लीट सेल्समैन। मीटिंग तो आज भी है, आज तो चलोगे ना? यस सर, आज चलेंगे। मन में सोच रखा था
अगले दिन क्यों नहीं आए? सर आना चाहता था, बीवी की तबीयत खराब हो गई। भाभी जी क्या हुआ? भाभी कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं? अरे भाई देख मेरी डायरी देख, सारे एमबीबीएस डॉक्टरों के नंबर है मेरे पास। कभी भी इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम होना तो आधी रात को भी कॉल करना, मैं डॉक्टर को लेकर आऊंगा। तू मेरा भाई है, तेरे लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? गुड डिसीजन, बहुत अच्छा निर्णय है कि तू नहीं आया, क्योंकि कोई आदमी अपनी पत्नी का इतना ध्यान दे दुनिया में और इससे ज्यादा क्या चाहिए? वेरी गुड, गर्व है तेरे ऊपर कि तू नहीं आया। कोई बात नहीं, मीटिंग तो आज ही है। चलेगा? यस सर। अगले क्यों नहीं आया? सर आना चाहता था, मेरी तबीयत खराब हो गई। तेरी तबीयत खराब हो गई? क्या हुआ तुझे? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में पाया। और भाई जब खुद की तबीयत खराब हो ना तो कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर है, जान है तो जहान है। गुड डिसीजन, तू नहीं आया, मीटिंग तो आज भी। साला चिढ़ता ही नहीं तो हम कैसे चिढ़े? वो तो हर बार प्यार से आके बोल देता। इससे करते करते हमने 15-20 दिन घसीट ली। 15-20 दिन में न जाने किन किनको तो हमने मार दिया। पड़ोसी था ही नहीं, उसको भी टपका दिया। बात आज वो मर गया, आज रामलाल मर गया, आज सावलाल मर गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। 15 दिन बाद तो हमें डर लगने लगा। सपने में बॉस आके कहता मीटिंग है। अब नींद में चल जाते। अब हम सोचते कि अब बहाना क्या बचा है, क्या मारा है? सारा मामा को मार दिया तो खाई नहीं। इतने सारे तो लोगों का खूंखार बचा दिया, पूरा युद्ध कर दिया, सारा सबको मार दिया गले से कलम। अब किसका बहाना बना है? बहुत डर लगने लगा। सपने में नींद में बॉस आने लगा, परेशान थे। लेकिन 15-17 दिन बाद बॉस को अच्छी तरह पता था कि हर बार झूठ बोल रहा है, लेकिन दैट इज द फॉलो। और दुनिया में निर्णय और दुनिया में बड़े बिजनेस फॉलो से ही हासिल किए जा सकते हैं। अगर फॉलो करने की कला आपके पास नहीं है तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग शुरुआत में सब अंडर एस्टिमेट करेंगे कि ये गलत निर्णय ले रहा है, लेकिन जब लगातार फॉलो करेंगे तो एक दिन उसका दिमाग एकदम सदुने पर होगा, तब वो बात समझ में आएगी। क्योंकि तुम बहुत अच्छा कहना चाहते हो, बहुत अच्छा करना चाहता है, लेकिन समय ठीक नहीं है। वो करना भी चाहता है, तुम बताना भी चाहते हो, लेकिन जिस समय तुम बताना चाहते हो उसकी समय उसकी बीवी के साथ झगड़ा होगा। सब कुछ ठीक होते हुए भी परिस्थितियां ठीक नहीं है, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। और फॉलो करोगे तो एक दिन परिस्थितियां बनेंगी, जब सामने वाला भी फ्री है, उसका दिमाग एकदम शांत है, और उसी समय जिस दिन आप गए उस दिन वो समझने की कोशिश भी करें। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। 16वें दिन संडे के दिन सुबह 10 बजे मेरे घर पर कॉल आया। लैंडलाइन, उस समय मोबाइल नहीं होता था। लैंडलाइन पर कॉल आया और बोला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे भाई तेरे घर के बाहर से निकल रहा था, ड्राइंग रूम एकदम खाली था, घर के बाहर कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी, आज कोई मेहमान तो नहीं आया? लेकिन सर आज तो कोई मेहमान नहीं आया। ओके ओके ओके। तू स्कूटर पर दूध लेने जा रहा था, मतलब तेरा स्कूटर आज ठीक है? मैंने कहा सर स्कूटर तो एकदम ठीक है। अच्छा अच्छा, तू और तेरी पत्नी दोनों गार्डन में दौड़ रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, मतलब दोनों की तबीयत ठीक है? मैंने कहा यस सर दोनों की तबीयत ठीक है। तो फिर आ जा। आज ऐसे कई लोग आए खूब बहाने बनाने के बाद आज तो गौर। अब मैं पहुंच गया, हिम्मत जुटाई, लंबी सांस, फेफड़ों में हवा भरी और प्रण किया आज इसको साफ साफ कह देंगे कि तू परेशान मत हो मेरे भाई, मुझे करना ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, तेरा बाप भी आ जाए तो नहीं करूं। ये बात मुझे 15 दिन पहले बोलनी थी, लेकिन 15 दिन तक मैं टाल रहा था। लेकिन आज मैंने हिम्मत भरी, मुट्ठी को खींचा। आज मीटिंग में जाकर क्लियर कर बोल दूंगा कि मुझे परेशान मत कर, मुझे नहीं करना है। और मैं काउंसलिंग फंक्शन में जाकर बैठ गया। वर्मा जी, सेमिनार में ज्वाइनिंग हो सकती है, लीडर का निर्माण नहीं हो सकता। लीडर का निर्माण सिर्फ काउंसलिंग से होगा, क्योंकि जब तक प्रश्न क्लियर नहीं होंगे तब तक एक गति से आदमी काम करना चालू ही नहीं है। अब हुआ क्या, काउंसलिंग फंक्शन में मैं जाकर बैठ गया।
8-10 आदमी बैठे थे, मैं भी जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आया 1-to-1 काउंसलिंग में। मेरे बॉस ने मुझे पूछा तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा बॉस एक बात मेरी इच्छा है 15 दिन से कहना चाहता हूँ, बस मेरे सिर पर हाथ रख के कसम खाओ कि बुरा नहीं मानो। उसने कहा यार पागल हो गया क्या, तू मेरा भाई है, तेरी बात का बुरा मानूंगा क्या? तू गाली भी देगा तो बुरा नहीं मानूंगा, बोल बिंदास हो। तो मैंने लंबी सांस ली और बोला सर आप कितनी भी मेहनत करो मैं इस काम को नहीं करूंगा, मर भी जाऊं तो नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा यहां तक क्लियर नहीं है, मेरे जान में जान है तब तक मैं तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। तो बॉस मुझे तो घूर के देखने लगा। उसने कहा क्यों? मैंने कहा बॉस मद्दी मारी गई है, यू आर द मार्केटिंग मैनेजर, 17,000 आपकी सैलरी है, 1,500 कर्मचारियों के बॉस है, 250 तो डिपार्टमेंट के आदमी है आपके पास। ऐसा स्टेटस जिसको कंपनी ने गाड़ी नौकर पहले जाकर दे रखे, जो 1.5 करोड़ मीटर कपड़ा कंपनी का सेल करता है, 1.5 करोड़। अब 3 जोड़ी कपड़े के पीछे पड़े, एक किट को लेकर घर घर में घूमेंगे, किट ले लो किट। बॉस कैसा नजर आए? बॉस आपको पता नहीं क्यों शर्म नहीं आ रही, मुझे तो फाइट कर शर्म आ रही, मैं मेरा लाइफ नहीं समझ रहा हूं तो ये आपके लाइफ कैसे हो सकता है? बॉस इस बिजनेस को मैं नहीं करूंगा और नहीं तुम्हें करने दूंगा। तो बॉस ने बहुत प्यार से बिना गुस्सा किए धीरे से बोला अच्छा इतना प्यार करता है मेरे से? तो हाँ बहुत बहुत प्यार करता है। तो सुन एक बार तुझे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉस तो मैं भी हूं, मुझे भी तो शर्म आई होगी, फिर मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या मेरे अंदर दिमाग कम है? मैंने कहा नहीं सर ऐसी बड़ी बात है, अंदर से कहता है कम, अगर मेरे अंदर ऐसी बात नहीं, आप पूरा दिमागदार है, सब कुछ मुझे पता है, फिर मैं क्यों कर रहा हूं? एक बार पूछेगा नहीं क्यों कर रहा हूं? तो फिर बताओ। सुन 2 ऐसे कारण है जिसकी वजह से मैं बिजनेस कर रहा हूं, नोट ये दोनों कारण, लेकिन ये 2 कारण बताऊंगा तभी जब पूछोगे। पूछ लो तो बता देता हूं, मुझे छोड़ देता हूं। करना जरूरी है सभी को। बोलो बताओ बताओ, अरे बताओ मेरे भाई बताओ। पहला उसने मुझे कहा सेल तो मैं अभी भी कर रहा हूं 1.5 करोड़ मीटर, और ये सेल है 3 जोड़ी कपड़े, फिर भी मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 1.5 करोड़ मीटर जो सेल में करता हूं ना, वो करता तो मैं हूं लेकिन होती मेरी नहीं। क्या बोला उसने? 1.5 करोड़ मीटर कपड़ा सेल तो मैं करता हूं लेकिन सेल मेरी नहीं होती, जब भी मैं करता हूं होती मालिक की, सेल में करता हूं होती मालिक की है, और जब हम कोई सेल करते हैं किसी और की होती है तो उस समय में मिलती है सेलेरी। सेल से ही वर्ड निकला है सेलेरी। जब हम करते हैं और हमारी होती है तो निकलता है प्रॉफिट, और दूसरे की करते हैं तो निकलती है सेलेरी। और दुनिया में नौकरी करने वाला हर व्यक्ति सेल ही करता है। तुम रेलवे में नौकरी करते हो तो रेलवे क्या करता है? रेलवे तो सर्विस सेल ही करता है, और रेलवे ने सेल के लिए ही तुम्हें रखा है। रेलवे की सेल तुम बढ़ाते हो तभी सैलरी मिलती है, लेकिन जब भी तुम सेल बढ़ाते हो तो सैलरी मिलती है, क्योंकि सेल रेलवे की होती है। करते हो तुम बैंकर हो तो बैंक भी तो सेल ही करता है सर्विस, और तुम्हें सर्विस सेल के लिए ही रखा है, लेकिन जब तुम सेल करते हो तो बैंक की होती है, प्रॉफिट बैंक का होता है, तुम्हें मिलती है सैलरी। अगर तुम टीचर हो किसी स्कूल में पढ़ाते हो तो स्कूल का मालिक तो एजुकेशन को सेल ही कर रहा है, तुम्हें टीचर रखा है सेल करने के लिए, लेकिन जब तुम सेल करते हो तो सेल तुम्हारी नहीं होती, मालिक की होती है, और सेल जब भी मालिक की होती है तो तुम्हें मिलती है सेल। हेलो
तो ये जितने भी विद्वान लोग जो कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं ना, तो बेवकूफो तुम सेल ही कर रहे हो, कर ही सेल रहे हो, लेकिन सेल किसी और की हो रही है। और जब सेल किसी और की होगी तो तुम्हारा जीवन कभी आजाद नहीं हो सकता। अगर जीवन में टॉप के मुकाम को हासिल करना है तो खुद की सेल करनी पड़ेगी। दुनिया में एक आदमी बता दो जो खुद की सेल किए बगैर दुनिया के किसी भी टॉप लेवल पर पहुंच गया। सेल हर जगह करनी पड़ती है। वो बाबा जी जो बैठते हैं ना उनको भी सेल करनी पड़ती है, वो प्रधानमंत्री बैठते हैं ना उनको भी सेल करनी पड़ती है, जो राष्ट्रपति बैठते हैं ना उनको भी सेल करनी पड़ती है। बिना सेल के तो 1 रुपया नहीं मिलता है। कोई सामान सेल करता है, कोई सर्विस सेल करता है, कोई वादे सेल करता है। सेल तो सबको करने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी भी तो वादे सेल ही कर रहे हैं। भाई और बहनों, तुमने मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनाओगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम कन्विंस होते तभी तो वोट देगा। जब हम किसी को कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों से, सेल इज कंप्लीटेड नाउ। और ये सेल अगर खुद की करना सीख गई तो आप टॉप पर जाने से दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन 90% लोग खुद की सेल करने की बजाय दूसरों की सेल में सहयोग करते हैं, इसलिए उसे नौकरी कहते हैं, इसलिए उनको सैलरी मिलती है। मैं सोचने लगा, मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या बोल रहा है। तभी उसने दूसरी बात कही। उसने कहा कि अमीर बनने का पूरी पृथ्वी पर एक ही तरीका है, दूसरा बनना ही नहीं। अमीर बनने का पूरी पृथ्वी पर एक ही तरीका है, दूसरा बना ही नहीं। पूछोगे तो बता दो। बताओ बताओ, अरे बताओ मेरे भाई बताओ, दूसरा तरीका क्या है? अमीर दुनिया में सिर्फ वो बनते हैं जो काम बंद कर देते हैं फिर भी काम चालू रहता है। आप अमीर क्यों नहीं? पता, क्योंकि आप नौकरी पे जाते हैं तब तक सैलरी आती है, नौकरी बंद पैसा बंद। आप अमीर क्यों नहीं? क्योंकि जब तक दुकान खोलते हैं तब तक ग्राहक आते हैं, जब तक ग्राहक आते हैं तब तक पैसा कमाते हैं। जिस दिन दुकान बंद उस दिन पैसा बंद। लेकिन दुनिया में एक भी अमीर बता दो जो सोता हो और उसका काम बंद हो जाता है। मुकेश अंबानी जब सोता है ना तो भी पेट्रोल भरना और बिकना चालू रहता है। टोयोटा का मालिक जब सो जाता है ना तभी गाड़ी बनना और बिकना चालू रहती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा कि हम सो जाएं तो भी हमारा काम चालू रहे। और जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप अमीर बनोगे नहीं, चाहे कितनी भी मेहनत करो। दिन रात एक कर लो, 24 में से 24 घंटे काम कर लो, आप अमीर नहीं बनो। अमीर बनोगे ही तब जब ऐसा सिस्टम डेवलप कर लो कि जब तुम सो जाओ तब भी काम चालू है। हेलो, बात आ रही क्या समझ में? समझ में आ गया अमीर कैसे बनते? ठीक है, जाओ सेमिनार खत्म, बन जाओ अमीर। और ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें एक जीवन को कुर्बान करना पड़ता है। मुकेश अंबानी अमीर इसलिए है कि धीरूभाई अंबानी ने अपनी पूरी जवानी को खो दिया, उस सिस्टम को डेवलप करने में पूरी जिंदगी लगा दी, इसलिए मुकेश अंबानी अमीर है। अगर उस तरीके से जाना चाहते हो तो रिस्की मामला है, वो मुकेश अंबानी का मामला है। जाओ, करो मेहनत और बन जाओ, लेकिन अपने जीवन में आप मजा नहीं ले पाए। एक दूसरा तरीका है जो मैंने किया, वो बताने के लिए आया। अगर मेरे जो तरीके को आपने अपनाया तो क्या होगा कि आज मेरी टीम में 1.5 करोड़ लोग हैं, 16,000 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर है, 1600 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर है, और फिर भी मेरे पास कोई काम नहीं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। न मुझे कोई रोकने वाला, न मुझे कोई टोकने वाला, न मेरा कोई बॉस, न मुझे पर कोई आदेश चला सकता है। मेरी इच्छा जो करूंगा। पिछले महीने इंडोनेशिया में रहने गया, इस महीने लंदन रहने जाऊंगा। मेरी दुनिया की ताकत मेरी इनकम को रोक नहीं सकती, क्योंकि मैंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि आसाम में भी सुबह उठकर कोई बिस्किट खाए तो मेरी इनकम को कोई रोक नहीं सकता। जब बिहार में भी सुबह उठकर अल्लाह भगवान के सामने कोई अगरबत्ती लगाए और अगरबत्ती लगाकर भगवान के सामने बोले ओम जय जगदीश हरे,
तो मेरे घर में हरे हरे क्योंकि मेरा सिस्टम मैंने जो डेवलप किया वो मेरे ऊपर डिपेंड ही नहीं है। मेरे न करने से कुछ होता ही नहीं। रणजीत जी, कभी दिमाग में आया है आपके कि यार आरसीएम करना इसलिए जरूरी है, नहीं तो मुकेश जी के बच्चे क्या खाएंगे? कभी दिमाग में आया है? आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो कि मेरे बच्चों के लिए? और जब भी हिंदुस्तान के 1.5 करोड़ लोग अपने बच्चे के लिए कुछ करेंगे तो मेरा बच्चा जीवन पाएगा। और जब ये बात समझ में आई तो मुकेश कोठारी ने खुलकर इस बिजनेस में काम करना चालू कर लिया। एक आदमी जो मैनेजर लेवल का था उसने छोड़ दिया सब कुछ और दिन रात एक कर दी, 2 घंटे 3 घंटे रोज सुबह शाम 1 घंटे। 1 साल के बाद नौकरी खत्म, रॉयल्टी एचयूआर, 2 साल में टेक्निकल एचयूआर, 2 साल बाद 2002 में मेरी 1 महीने की इनकम 2,85,490 रुपए 1 महीने की। 2002 में जब मारुति 800 1,75,000 की आती, तेज गति से इनकम बढ़ती गई। लेकिन मुझे लगा कि मैं सब कुछ सीख गया हूं। जब मुझे लगा कि मैं सीख गया हूं तो मेरा बिजनेस नीचे गिरने लगा, और जब मुझे लगा कि मुझे सीखना है तब मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। ये आपके साथ भी होने लगा, क्योंकि 90% लोग टेक्निकल की एमराल्ड पिन पर फंस जाते हैं। टेक्निकल की एक पिन होती है एमराल्ड और रॉयल्टी की एक पिन होती है गोल्ड की। 90% लोग वहां पर उलझ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब अपने आप चले। नहीं चलेगा मेरे भाई, नहीं चलेगा। अगर ये अपने आप चलना होता तो दुनिया में सब लोग चल जाते। हमें लगता है कि हम सीख गए, अब हम भाषण देने वाले बन गए, अब हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, भाषण देंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाषण का बिजनेस है और भाषण देने से चल जाता है, आप सीधा अगर मेरे से कंपेयर करते हैं तो मेरा जिंदगी अलग है, मेरा लेवल अलग है, मेरा सिस्टम अलग है। आप मेरे लेवल को आपके लेवल से तुलनित नहीं कर सकते। इस बिजनेस का कोई अल्टरनेट नहीं है फील्ड वर्किंग का। आज दिन तक न बना है न बनेगा। अगर जीवन में बड़े फिनेंशियर बनना चाहते हो तो त्याग दो 30 दिन। 30 दिन का एक प्लान बनाओ। एक भी दिन घर में नहीं रहना, एक भी दिन। अगर घर में है एक भी दिन तो फिर आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। घर में रहने का मतलब ये नहीं कि रात को घर के बाहर सोना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। घर के अंदर ही रहिए, घर के रहिए, लेकिन रोज घर से बाहर निकलिए। मेवाड़ में कहावत है, फरे जो चाहे, इसका मतलब जो जितना घूमेगा वो उतना ही खाएगा। अगर दौड़ना चालू नहीं करोगे तो आपकी टीम आपको सबसे पहले फॉलो करेगी। अगर आप घर में हैं तो आपकी टीम ज्यादा घर में रहना चालू करेगी। 30 आउट ऑफ 30। शादी में भी जाएंगे तो काम आरसीएम का करेंगे, और जब भूत आरसीएम का लग गया वे दुनिया की कोई ताकत इस बिजनेस में तुम्हें उस अचीवर से नीचे नहीं पाएगी। 100% आप टॉप पर ही जाएंगे, कोई रोक नहीं। लेकिन हम कंफर्ट हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारी टीम में 15 आदमी आ गए, अब ये करेंगे, ये बस ये करेंगे, ये मुझे जब भी बुलाएंगे मैं जाके भाषण दूंगा। ऐसे भाषण से बिजनेस चलता होता तो भाई सब लोग अमीर बन जाते। ये भाषण से चलने वाला बिजनेस नहीं। जाना पड़ेगा फील्ड में, एक एक दिन उतरना पड़ेगा फील्ड में, एक एक व्यक्ति की कहानी को उठाकर देख लो। इस बिजनेस में फील्ड का कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर 30 आउट ऑफ 30 रोज घर से बाहर निकलकर लोगों को समझाने की ताकत है तो मुकेश कोठारी अगले 5 मिनट बात करेगा। आपका अमीर बनना फाइनल है, नहीं तो सेमिनार समाप्त हो चुकी है। सब अपने अपने हिसाब से काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जाओ, बताओ कितने लोग जाना चाहते हैं? दोनों हाथ खड़ा कीजिए और एक बार बोलिए ये